करेक्ट बच्चों, क्या करना है अभी, पहले चैप्टर 6 पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ओके, सो चैप्टर 6 का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें गिन के 11 सेक्शंस है। ओके, 77 से 87 ये इस चैप्टर का एड्रेस है। ओके, दो दो सेक्शंस तो आपके मॉडल में नहीं है, तो इसलिए वो हम लोग पढ़ने वाले नहीं। कौन से दो सेक्शंस पढ़ना नहीं है? 81 हट गया देखो, और 85 ये भी हट गया। ओके, बाकी सारे सेक्शंस हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट? अच्छा, एग्जैक्टली चार्ज किसको बोलते हैं? चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब कंपनी ने अगर सपोज बैंक से लोन लिया है, कंपनी ने क्या किया है? बैंक से लोन लिया है, और कंपनी ने बैंक से लोन लेने के टाइम पे सपोज कोई एसेट को सिक्योरिटी पे दिया है, ठीक है, तो अगर बिल्डिंग को सिक्योरिटी पे देके बैंक से लोन लिया जा रहा है, तो ये बिल्डिंग जो है ना, इस पे क्या क्रिएट होता है? चार्ज। इस पे चार्ज क्रिएट होगा, राइट? और ये जो लोन लिया ना कंपनी ने बैंक से, बैंक को हम लोग बोल देंगे चार्ज होल्डर। बैंक क्या बनेगी? चार्ज होल्डर। ओके, चार्ज का जो डेफिनेशन है, इट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 16। देखिए 2 क्लॉज 16 में चार्ज का डेफिनेशन लिखा हुआ है। चार्ज मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई भी मूवेबल एसेट का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग लोन ले रहे हैं, राइट? बट जो चार्ज जो होता है वो लीन भी क्रिएट करता है। लीन मतलब क्या? लीन मतलब बैंक जो है वो कंपनी के एसेट को बेच देगी अगर कंपनी ने कल को लोन रीपे नहीं किया तो। बराबर? अच्छा, अब है ना, यहाँ पे मैं आपको 2-3 सेक्शंस साथ में बता रहा हूं। सबसे पहले सेक्शन 77 बता रहा हूं। सेक्शन 77 क्या बोलता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि कंपनी को क्या करना है। कंपनी को, आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कि हमने ये एसेट पे चार्ज को क्रिएट किया है। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जब भी कंपनी कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रही है, उसको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी को। अब कितने दिन में करना है? जनरल रूल है 30 डेज में जाके आरओसी को बता दो कि हमारे इस एसेट पे हमने चार्ज को क्रिएट किया है। रजिस्टर करना पड़ता है, चार्ज को रजिस्टर करो 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी एक चीज और है, ये जो 30 डेज में हम लोग आरओसी के पास जाके कंपनी को ये काम करना है, ओके, अभी ना इसमें दो केसेस क्रिएट होते हैं। ये दो केसेस में यहां से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कौन से दो केसेस क्रिएट होंगे? एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट के पहले का पूरा एक अलग लॉ था, और उस डेट के बाद में अलग लॉ है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको यहां से बता रहा हूं। तो 11/2018, इसके पहले लॉ क्या था? इसके पहले लॉ ये था कि अगर आपने जिस दिन चार्ज को क्रिएट किया है, वहां से 30 डेज में आपको उसको रजिस्टर करना है। ठीक है, कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कंपनी ने किया है, बहुत अच्छी बात है, आप बराबर टाइम पे जाके रजिस्टर कर रहे हो। बट अगर कंपनी ने नहीं किया है, तो कंपनी को एक्सटेंडेड टाइम मिलता है 30 डेज होने के बाद, और एक्स्ट्रा 270 डेज मिलेंगे, या शुरुआत से 300 डेज, जो भी है आपको जैसे लर्न होता है वैसे। ठीक है, कंपनी को शुरुआत से 300 डेज मिल रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कितने दिन मिल रहे हैं? 270 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कंपनी जाके एक्स्ट्रा फीस पे करके अभी भी उसको रजिस्टर कर सकती है। अगर 300 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने ये कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो नहीं किया, तो अभी और टाइम है कंपनी के पास। कितना टाइम है? ये जो ड्यू डेट अपना 2/11/2018 कट ऑफ डेट, ठीक है, इससे और 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप और एक्स्ट्रा फीस पे करके अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगर उसके बाद भी नहीं किया, तो अब आपके पास चांस चला गया उसको रजिस्टर करने का। ये पुराना लॉ है। ठीक है, न्यू लॉ क्या है? न्यू लॉ यहां लिखा है देखो, अगर चार्ज 2/11/2018 इस डेट के बाद में क्रिएट हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको इसके क्रिएशन से 30 डेज के अंदर इसको रजिस्टर करना है। अगर रजिस्टर कर लिया तो कोई एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा? यहां से आपको और 30 डेज मिलेंगे, यानी कि शुरुआत से 60 डेज एडिशनल फीस पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगर आपने यहाँ पे अभी भी नहीं किया, और यहाँ से 60 डेज मिल रहे हैं, वापस बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में 30 डेज नहीं हुआ, तो वहां से और एक्स्ट्रा 30 दिन, यानी कि शुरुआत से 60 डेज। और अगर 60 डेज में आपने कर दिया, तो आपको एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा। बट वो 60 डेज के अंदर भी आपने नहीं किया, और एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन मिल सकता है और 60 डेज का, यानी कि शुरुआत से 120 डेज का आपको टाइम मिल रहा है। डबल करें हम लोग टाइम को, 30, 60 एंड 120। बराबर? अच्छा, और अगर आपने ये इतना ज्यादा टाइम ले लिया, तो अब आपको एड बेसिस पे फीस चार्ज किया जाएगा। एड मींस परसेंटेज ऑफ समथिंग। बड़े कंपनीज को ज्यादा होता है, छोटे कंपनीज को कम होता है। अब बाद में भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो चार्ज होल्डर का राइट चेंज नहीं होगा। बट मान के चलो चार्ज को क्रिएट किया है और रजिस्टर ही नहीं किया है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? चार्ज को आपने क्रिएट किया है बट रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? कुछ फायदा ही नहीं होगा वो चार्ज का, और जो बैंक है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जैसा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा।
ठीक है, तो बैंक के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा वो, बराबर। तो सेक्शन 77 क्या बोलता है? सेक्शन 77 यहाँ लिखा है, देखो सेक्शन 77 बोलता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। किसकी ड्यूटी है? कंपनी की। 30 डेज प्लस वो जो भी एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है, कंपनी को जाके आरओसी के पास रजिस्टर करना है। अगर कंपनी ने नहीं किया है 30 दिन के अंदर काम, तो यहाँ पे चार्ज होल्डर को रिस्क हो सकता है। इसलिए सेक्शन 78 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में कौन एप्लीकेशन देगा? चार्ज होल्डर। किसको? आरओसी को। 30 डेज वेट करो, कंपनी का काम अगर होता है 30 दिन में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एज अ चार्ज होल्डर बैंक भी खुद जाके अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अच्छा 78 यहां से बता रहा हूं बच्चों, ये देख लो यहाँ क्या लिखा है कंपनी को पहले क्या करना चाहिए? 30 डेज में खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए आरओसी के पास जाके चार्ज को, ठीक है, 77 के हिसाब से। अगर ये नहीं किया है कंपनी ने, तो अब कौन जाएगी? अब चार्ज होल्डर जाएगा, ठीक है, किसके पास? आरओसी के पास। और आरओसी के पास जाके ये प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह सब फीस वगैरह पे करके आरओसी को बोलेंगे सर प्लीज कंपनी ने काम नहीं किया इसलिए हम आपके पास आ गए चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। अगर आरओसी के पास जाते हैं तो आरओसी 14 डेज के अंदर अंदर कंपनी को बोलती है कि देखो क्योंकि आपने 77 में काम नहीं किया, 78 में बैंक हमारे पास आ रही है, ठीक है। और अगर सपोज कंपनी कुछ अपोज नहीं करती है तो आरओसी उसको रजिस्टर कर देती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? चार्ज होल्डर खर्चा कर रहा है, जो काम कंपनी को खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा अगर चार्ज होल्डर कर रहा है तो चार्ज होल्डर बाद में क्या कर सकती है? पूरा पैसा रिकवर करेगी कंपनी से, ठीक है। अच्छा कभी कभी आरओसी मना कर सकती है चार्ज होल्डर को, रिफ्यूज कर सकती है चार्ज को रजिस्टर करने से। ऐसा कब होगा? दो केसेस, कंपनी ने लेट रजिस्ट्रेशन खुद से ही कर लिया है तो चार्ज होल्डर का अलग से रजिस्ट्रेशन का कुछ सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। या फिर कंपनी ने बोला है आरओसी को कि सर प्लीज इसको रजिस्टर मत कीजिए क्योंकि हमने लोन लिया तो था बट पूरा पे कर दिया, राइट। चलो तो ये है 78। 77 कंपनी जाती है आरओसी के पास, 78 चार्ज होल्डर जाएगा आरओसी के पास 30 डेज के बाद में, राइट। चलो 77 बताया, 78 बताया, 79 का हेडिंग लिखा है 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। 79 सिर्फ इतना बोलता है कि कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, से कंपनी ने बैंक से लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया, कंपनी ने बैंक से लोन लिया से 10 साल का लिया था 5 साल का कर दिया, कंपनी ने लोन को जल्दी रीपे कर दिया, जो भी अगर कुछ भी टर्म्स आपके चेंज होते हैं बैंक के साथ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर बदलता है तो इस चीज को भी अलग से आपको रजिस्टर करना होगा। दिस इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर आपका कंपनी का और चार्ज होल्डर का कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है तो उसको मॉडिफिकेशन का नाम दिया गया है, मॉडिफिकेशन को भी जाके आपको रजिस्टर करना होगा। कैसे करोगे? 77 जैसा। 77 में कैसा होता है? 30 डेज में एक्सटेंडेड टाइम और 30 डेज का 60 डेज का शुरुआत से, फिर वापस और शुरुआत से 120 डेज का टाइम, सेम आपको वही फंडा यूज करना है। दिस इज कॉल्ड एज 79 सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स। यहां से हम लोग इसको पढ़ते प्रॉपरली क्योंकि उसमें एक दो पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। लिखा है देखो सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स, कुछ एग्जांपल्स हैं लिखे हैं। अगर टर्म्स और कंडीशंस आपके चेंज हो गए, ठीक है, अगर आपने पैरी पशु चार्ज को सीड किया है, पैरी पशु मतलब इक्वल राइट्स, सेम बिल्डिंग को आपने दो बैंक्स को देके अगर लोन लिया है तो उसको पैरी पशु बोलते हैं। बट अगर आप सेकंड वाले बैंक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो फर्स्ट वाले बैंक के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं सीडिंग अ पैरी पशु क्लॉज। ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो पुराने बैंक के टर्म्स और कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है, पार्शियल रिलीज कर दिया आपने, रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज कर दिया। अभी इसमें दो पॉइंट्स आपको याद रखना है बहुत ध्यान से, इस पे क्वेश्चंस आए एग्जाम में। जब भी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आए उसका सीरियसनेस ज्यादा होता है बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट चेंज कर दिया, बैंक रेट मतलब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक बेंचमार्क होता है, उतना तो बैंक को चार्ज करना ही चाहिए लोन का पैसा, इंटरेस्ट का, राइट। अगर बैंक रेट की वजह से बैंक ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया है तो ये इसको मॉडिफिकेशन का नाम नहीं देना है, इसको रजिस्टर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बैंक ने खुद के मन से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किया है, आरबीआई के चक्कर में चेंज हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे आपको इसको रजिस्टर नहीं करना होता है। एक चीज और, अगर आपने वर्किंग लोन लिया है पेएबल ऑन डिमांड, वर्किंग लोन पेएबल ऑन डिमांड काफी फ्लेक्सिबल होता है, उसके टर्म्स और कंडीशंस चेंज होते ही रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जाके इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं रिगार्डिंग सेक्शन 79, वेरी वेरी इजी। 77 बताया, 78 बताया, 79 बताया। 77 में कौन जाएगा? कंपनी आरओसी के पास। 78 में चार्ज होल्डर जाएगा किसके पास? आरओसी के पास। और अगर 77 में कंपनी नहीं किया तो ही हो जाएगा चार्ज होल्डर, राइट। 79 में मॉडिफिकेशन को भी 77 जैसा रजिस्ट्रेशन करना है, बराबर।
चलो नेक्स्ट इज सेक्शन 80। सेक्शन 80 बोलता है डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सपोज इमेजिन करो कंपनी ने बिल्डिंग को चार्ज क्रिएट करके बैंक से लोन ले लिया, यही बिल्डिंग बाद में कंपनी मिस्टर ए को बेच देती है, ठीक है। तो बच्चों जब भी अगर कोई पर्सन कंपनी से ऐसा एसेट खरीद रहा है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है, तो लॉ मान के चलता है कि जो भी पर्सन वो एसेट खरीद रहा है कंपनी से, उसको इस चीज की नॉलेज है कि वो चीज पे चार्ज क्रिएट हुआ है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, वापस याद दिला रहा हूँ, चार्ज जो भी एसेट पे क्रिएट होता है उसका अलग रजिस्टर बनता है, ठीक है। कोई भी जाके उसको चेक कर सकता है। अगर मैं कंपनी से कोई एसेट खरीद रहा हूँ तो मेरे को जाके चेक करना चाहिए पहले कि उस पर चार्ज क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। अगर मैं चेक नहीं करता हूँ वो मेरी गलती है। लॉ मान रहा है कि मेरे को इस चीज की जानकारी होगी ही कि एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका रजिस्टर ओपन डॉक्यूमेंट होता है, बराबर, ठीक है। कौन से डेट से मेरे को पता होगा? अगर मैं कंपनी से एसेट खरीद रहा हूँ, जिस डेट को वो रजिस्टर किया गया है उस डेट से मेरे को इस चीज का नॉलेज है कि वो एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज सेक्शन 80 में, ठीक है। किसको नोटिस होता है, किसको जानकारी होती है? जो एसेट खरीद रहा है कंपनी से, उसको पता होता ही है कि वो चीज पे, एसेट पे चार्ज को कंपनी ने कब रजिस्टर किया था, राइट। चलो ये हो गया। दिस इज 80। 81 सिलेबस में नहीं है फिलहाल, क्योंकि मॉडल में नहीं दिया है, ओके, इसलिए मैं नहीं बता रहा उसके बारे में, करेक्ट। अच्छा, तो 81 नहीं है। 82 और 83 ये लिखा है सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज? सिर्फ इतना बता दो। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब जो एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ था वो एसेट अब मुक्त हो चुका है चार्ज से। चार्ज से मुक्त हो चुका है मतलब वो एसेट फ्री हो गया। एसेट फ्री कब होगा? सबसे बेस्ट तरीका क्या है एसेट को फ्री करने का? लोन रीपे कर दो। बैंक से लोन लिया ना, लोन रीपे कर दो पूरा इंटरेस्ट के साथ में, तो बैंक आपके एसेट को फ्री कर देगी। दैट इज कॉल्ड एज सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जैसे रजिस्ट्रेशन किया था हमने चार्ज का, वैसे ही सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कौन जाके बोलेगी? अगेन कंपनी, ठीक है। सेक्शन 82 में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरओसी को जाके इन्फॉर्म करे, सर हमने लोन रिपे कर दिया है और ये हमारा चार्ज सेटिस्फाई कर दो, इसको रिकॉर्ड कर दो। सही है। अगेन शुरुआत में कितने डेज में जा रही थी कंपनी आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए? 30 डेज। यहाँ पे भी 30 डेज का पॉइंट है। कितने दिन का पॉइंट है? 30 डेज। ये 30 डेज बढ़ा के 300 दिन कर दिया गया है आईएफएससी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लिए। आईएफएससी कंपनीज को थोड़ा ढील दिया गया है, बराबर। एक चीज और, अगर आप 30 दिन में नहीं करते हो, नॉर्मल केस बोल रहा हूं, अगर आप 30 दिन में नहीं करते हो तो आप एक्स्ट्रा फीस पे करके 300 दिन में जाके कर सकते हो ये चीज, राइट। अच्छा, अगर कंपनी जाके आरओसी को बोलेगी तो आरओसी बगैर बैंक को इन्फॉर्म किए इसको रजिस्टर कर देगी ना सैटिस्फैक्शन चार्ज को, कि एक बार बैंक को बोलना पड़ेगा। बैंक को बोलो पता चला लोन रीपे ही नहीं किया और जाके आरओसी को बोल रही है हमने पूरा लोन रीपे कर दिया, ठीक है। तो बैंक को बोलो एक बार, ओके। और है ना बहुत बार मैक्सिमम केसेस में क्या होता है पता है? कंपनी बैंक से सर्टिफिकेट ले लेती है कि हमने पूरा लोन आपका रिपे कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और हम लोग जाके डायरेक्टली अभी आरओसी को बोल रहे हैं। ऐसे में डायरेक्टली आरओसी बगैर बैंक को इन्फॉर्म किए उसको रजिस्टर कर देती है, क्योंकि बैंक का कंसेंट मिल चुका है। मैंने अभी कौन सा सेक्शन बताया? 82। 82 में कौन जाके बोल रहा है सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज? कंपनी, बराबर, ठीक है। और बच्चों ये देख लो, हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली बता देता हूँ, कंफ्यूजन कोई चीज का नहीं रहेगा, ओके। तो सेक्शन 82 अभी क्या बताया मैंने आपको? सेक्शन 82 मैंने बताया कंपनी टू रिपोर्ट सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो कंपनी जाएगी आरओसी के पास 30 डेज में इन्फॉर्म कर देगी कि हमने एसेट का पूरा लोन रीपे कर दिया है, आप चार्ज को बिल्कुल उसका सेटिस्फैक्शन को रजिस्ट्रेशन कर दो उसका। 30 डेज का पॉइंट जो है बच्चों 300 डेज का हो जाएगा अगर आपको एडिशनल फीस पे करना है तो। मतलब बेसिकली अगर आपने लेट किया तो आपको एडिशनल फीस पे करके 300 डेज का पॉइंट मिलेगा। ये बाय डिफॉल्ट 300 दिन है, किसके लिए? आईएफएससी कंपनी के लिए। आईएफएससी कौन होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। प्राइवेट आईएफएससी, पब्लिक आईएफएससी सब कवर हो रहे हैं इसमें, ठीक है। आरओसी 14 डेज का नोटिस देके किसको इन्फॉर्म करेगी? चार्ज होल्डर यानी कि बैंक को, ओके। और अगर बैंक ने बोला है नहीं नहीं सर इन्होंने लोन रीपे नहीं किया है, तो आरओसी ये चीज किसको बोलेगी? कंपनी को, कि ये नहीं हम लोग कर सकते क्योंकि बैंक अपोज कर रही है, ठीक है। अच्छा, चार्ज होल्डर को नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी अगर हमने चार्ज होल्डर का सिग्नेचर लेके डायरेक्टली आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया तो, उनका कंसेंट पहले से मिल गया तो, ठीक है। अभी वही बताता मैं आपको। अच्छा, अगर 82 में कंपनी जा रही है, सपोज कंपनी ने काम नहीं किया है, तो कोई और इंटरेस्टेड पर्सन भी आरओसी को जाके एविडेंस प्रोड्यूस करके चार्ज के सेटिस्फैक्शन को भी रिपोर्ट कर सकता है। कोई और पर्सन क्यों जाएगा? एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कंपनी ने मिस्टर ए नाम के पर्सन को एसेट बेचा, ठीक है, बिल्डिंग बेचा, ये बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट हुआ था बट लोन रीपे हो गया। तो अब मिस्टर ए जब ये एसेट खरीद रहा है कंपनी से, तो मिस्टर ए भी जा सकता है आरओसी के पास, बोल सकता है सर ये एसेट पे लोन लिया था बट वो लोन पूरा रीपे हो चुका है, ये एसेट को डिक्लेयर कर दो प्लीज सर।
चार्ज फ्री है, ठीक है। सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कौन जाके रिपोर्ट कर सकता है? मिस्टर ए भी कर सकता है। अगर कंपनी करती है तो 82, मिस्टर ए करता है तो 83, खत्म, इजी है, बराबर। सो मिस्टर ए अगर जाके इसको कर रहा है रिपोर्ट, so this will be done under section 83, satisfaction and release in absence of intimation from कंपनी। अगर कंपनी ने नहीं बोला है तो आप एज अ बायर कंपनी से जो अगर आप एसेट खरीदते हो आप भी जाके बोल सकते हो, करेक्ट। आपको एविडेंस देना होगा आरओसी को कि डेट पूरा रीपे हो चुका है, प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है, और प्रॉपर्टी अब कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बची क्योंकि उसने खरीद लिया है, बराबर, ठीक है, राइट। बच्चों 83 बताया मैंने। 84 इज अगेन अ वेरी सिंपल सेक्शन। 84 सिर्फ बोलता है कि रिसीवर या मैनेजर जो है वो अपॉइंट कैसे होगा, ठीक है। रिसीवर या मैनेजर कौन होता है, शॉर्ट में बताओ ना प्लीज। बैंक का लोन रीपे नहीं हुआ तो बैंक एसेट बेचेगी क्योंकि उस पर चार्ज क्रिएट हुआ है। बैंक ये काम खुद से नहीं करती है, ये काम रिसीवर का होता है, ठीक है। रिसीवर या मैनेजर उस पर्सन को बोलते हैं जो बैंक के लिए एसेट सेल करके बैंक का लोन जो है वो वसूल करेगा और बचा कुछ अमाउंट कंपनी को रिटर्न कर देगा, बराबर। नाउ हाउ इज ही अपॉइंटेड, कैसे अपॉइंट होता है? दो केसेस, या तो आप क्या करो, या तो आप टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में लिख दो। टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब बैंक का और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी में लिख दो कि कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा रिसीवर मैनेजर को, ठीक है। और रिसीवर मैनेजर अपॉइंट हो गया तो कंपनी और आरएससी को 30 डेज में इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, बहुत बार अगर सपोज कहीं लिखे नहीं है टर्म्स और कंडीशंस, तो कोर्ट अपॉइंट करती है। कोर्ट बोलती है, एक पर्सन को ऑर्डर देती है, वो पर्सन रिसीवर मैनेजर को अपॉइंट करता है। ये चीज फिर से आरओसी और कंपनी को 30 डेज में बताना चाहिए। और अगर सपोज वो रिसीवर या मैनेजर जो है ना वो अगर बीच में से काम छोड़ के जा रहा है, उसको बोलते हैं सिजेशन ऑफ रिसीवर और मैनेजर, इसको भी इन्फॉर्म करना होगा आरओसी और कंपनी को 30 डेज। गिवन इन सेक्शन 84, वेरी सिंपल, ठीक है। 85 आपके सिलेबस में नहीं है। 86 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। बच्चों जनरली कोई भी चैप्टर के लास्ट के सेक्शंस जो होते हैं ना वो पनिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तक जो भी सेक्शंस पढ़े वो सेक्शंस का कंप्लायंस अगर बराबर नहीं होता है तो 86 में लिखा गया है पनिशमेंट कैसे होगा, करेक्ट। कंपनी को पेनल्टी लग सकती है 1 लाख से 10 लाख मैक्सिमम, और जो ऑफिसर डिफॉल्ट है जिसकी गलती है, ओके, उसको भी पेनल्टी भरना पड़ रहा है 25,000 मिनिमम, 1 लाख मैक्सिमम, या फिर 6 महीने का जेल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अगर बार बार गलती रिपीट होती है तो ये दोनों भी चीजें उसको लग सकती है, बराबर। और लास्ट एक सेक्शन है 87। 87 को सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाना पड़ता है। वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कुछ भी गलती हुई है तो उसको चेंज करने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि रजिस्टर को चेंज करो, इसमें गलती हुई है, बराबर। दिस इज गिवन इन विच सेक्शन 87। कौन जाके बोलेगा? कंपनी खुद भी इन्फॉर्म कर सकती है या कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही आप रजिस्टर को चेंज कर सकते हो। आप खुद की मर्जी से कभी भी कैसे भी रजिस्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, बराबर, ठीक है। सो दिस इज गिवन इन विच सेक्शन 87। इधर चार्जेस नाम का चैप्टर होता है समाप्त, राइट। चलो